ही का नाम ये कंबोज लाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले देखिए आप ये ऑन द शो, जिसमें पता चलेगा कि आज कौन सी बड़ी खबरों को हमने शामिल किया है। शुरुआत करेंगे आपके निवेश सलाहकार की एक खबर के साथ। क्या आपके निवेश सलाहकार रजिस्टर्ड हैं? सेबी का लाइसेंस उन्होंने ले रखा है? क्योंकि पता ये चला है कि अभी भी 1/3 लोग ऐसे हैं, ऐसे निवेश सलाहकार हैं जो सेबी की जरूरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। उज्ज्वला की सब्सिडी बिगाड़ेगी कितना बजट? सरकार ने 100 रुपए सब्सिडी बढ़ा दी। बजट पर इसका कितना असर होगा, क्या इसके मायने होंगे, ये समझेंगे। ओपेक की बैठक से क्या निकला? कल ओपेक की बैठक खत्म हुई, क्या कुछ उस बैठक से निकला और इसके बाद अब कच्चे तेल की दिशा क्या होने वाली है, बाजार किस करवट बैठने वाला है, ये समझेंगे। रियल एस्टेट बाजार के लिए ये संकेत अच्छा नहीं। कौन सा संकेत? रियल एस्टेट बाजार के कुछ नए आंकड़े आए। आंकड़े बता रहे हैं कि अब महंगे घरों की मांग ज्यादा तेजी से बढ़ रही है बनस्पत सस्ते घरों के। क्या मतलब है इस संकेत का रियल एस्टेट बाजार के लिए, ये समझेंगे। और चीन के पहियों पर दौड़ रही भारतीय रेल, दिन की सबसे बड़ी खबर में आपको यह भी बताएंगे कि कैसे भारतीय रेल की निर्भरता चीन के ऊपर बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्यों इसका तोड़ नहीं है, ये सब कुछ जानेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर में। लेकिन शुरुआत बासमती चावल की एक खबर के साथ। देश से बासमती चावल के घटते हुए एक्सपोर्ट और बासमती निर्यात पर लागू न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त को लेकर बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार न्यूनतम निर्यात मूल्य में कटौती कर सकती है। सरकार की तरफ से बासमती के न्यूनतम निर्यात मूल्य में करीब 30% की कमी की जा सकती है। इस कटौती के बाद न्यूनतम निर्यात मूल्य $1200 प्रति टन से घटकर $850 प्रति टन रहने की उम्मीद है, संभावना है। सर, न्यूनतम निर्यात मूल्य कम हुआ तो हो सकता है कि निर्यात को सहारा मिलने लगे, लेकिन इसका घरेलू बाजार में कीमतों पर क्या असर होगा? यही सबसे बड़ी दुविधा थी बासमती के और चावल के निर्यात को लेकर। सरकारें तय नहीं कर पा रही है कि उसे घरेलू बाजार की कीमतों को संभालना है या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात में जो नुकसान हो रहा है उसे रोकना है। और दोनों के बीच अब वापस निर्यात प्रोत्साहन की तरफ दिशा मूर्ति दिख रही है, या अगर आप कहें कि तराजू का पलड़ा निर्यात प्रोत्साहन की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि बासमती चावल के निर्यात में दुनिया के बाजार में 2 ही बड़े निर्यातक हैं, भारत और पाकिस्तान। और चूंकि पाकिस्तान ने भारत के बाजार का एक बड़ा हिस्सा लेना शुरू किया है, तो भारत सरकार पर इस बात का दबाव था निर्यातकों की तरफ से कि वो ये जो ड्यूटी लगाई गई थी निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए, इसे कम किया जाए। इसके लिए कमेटी बनाई गई थी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में, और उसने ये एस्टिमेट करने की कोशिश की थी कि अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में बासमती चावल के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनका रेट क्या है। और उस रेट के हिसाब से ये पाया गया कि अगर ये एक्सपोर्ट प्राइस पर जो लगाई गई लेवीज में कमी नहीं की जाती तो फिर बाजार में निर्यात करना मुश्किल हो जाएगा, और इसलिए ये कटौती की गई। अब निर्यातकों के लिए तो अच्छी खबर है, दुनिया के बासमती बाजार में भी कीमतों में कमी होगी, क्योंकि भारत की तरफ से अगर निर्यात शुरू होता है, पर भारतीय बाजार में इसका असर थोड़ा दूसरा होगा, नेगेटिव के तौर पर होगा, क्योंकि भारत में ये सारी कोशिशें चावल की महंगाई रोकने के लिए की गई थी। पर सरकार ये मान रही है कि चूंकि पैडी की नई फसल आना शुरू हो चुकी है, आमतौर पर खरीद का मौसम भी शुरू हो जाता है। 1 अक्टूबर से खरीफ का थोड़ी बहुत खरीदी होती है, लेकिन 1 अक्टूबर से सरकारी प्रिक्योरमेंट का मौसम भी शुरू हो जाता है। नया चावल बाजार में आने की संभावना बनने लगी है, इसलिए अगर निर्यात को प्रोत्साहन दिया भी जाएगा तो कीमतों पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बाजार ये बताएगा अगले 15-20 दिन में किस फैसले का असर क्या हुआ। केंद्र सरकार जीएम सरसों की जिस जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी के कॉमर्शियल लॉन्च को लेकर प्रयास कर रही है, वह कॉमर्शियल लॉन्च की कुछ शर्तों पर असफल पाई गई है। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड नाम की जीएम सरसों वैरायटी कॉमर्शियल लॉन्च के लिए न्यूनतम वजन की शर्त से चूक गई, उसे पास नहीं कर पाई। पिछले रबी सीजन में इस पर हुए ट्रायल के दौरान सरसों के प्रति 1000 बीजों का वजन 3.5 ग्राम पाया गया, जबकि कॉमर्शियल लॉन्च के लिए 4.5 ग्राम वजन होना अनिवार्य है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जीएम सरसों के कॉमर्शियल लॉन्च पर रोक लगा रखी। सर, फिर क्या हुआ? ट्रायल पास हुआ
या नहीं हुआ, और आगे की राह अब इसके लिए कितनी आसान दिखाई देती है आपको? जीएम सरसों को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच गहरे मतभेद हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार लगातार इस बात के लिए दबाव बना रही है कि जीएम सरसों को, या जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं, आनुवांशिक रूप से बदले गए बीज होते हैं, उनके इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके, क्योंकि सामान्य पारंपरिक बीजों की तुलना में इनमें अधिक उत्पादन होता है। लेकिन जेनेटिकली फूड्स को लेकर कई सारे वैज्ञानिक सवाल हैं, जिनको लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी। इसका जो फील्ड ट्रायल हुआ उसके नतीजे दोनों तरफ से आए, इसलिए कहना मुश्किल है कि ट्रायल असफल हुआ या सफल हुआ। शुभम ने आपको बताया कि अगर वजन के आधार पर देखा जाए ट्रायल में, तो यह पाया गया कि जितना निर्धारित वजन था बीज में वजन की मात्रा उससे कम थी। लेकिन जो यील्ड थी और जो उसका ऑयल कंटेंट था उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं पाई गई। इस कम वजन के बीज में भी तेल और यील्ड भेद नियमों के हिसाब से पाएगी। अब यहाँ पर ये निर्णय करने का दारोमदार उस कमेटी के ऊपर होगा जो कमेटी आमतौर पर इन ट्रायल्स को देखती है और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के मामले को तय करती है। लेकिन तात्कालिक तौर पर अगर आप पैमानों के तौर पर देखें तो ये कुछ अर्धसत्य जैसा है, आधा सही है आधा गलत है। इसकी टेस्टिंग हुई थी राजस्थान का जो एक सेंटर है, जहाँ पर ये इस जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों की टेस्टिंग हुई थी। अब शायद अगले चरण में हमें इसकी रिपोर्ट कमेटी को भेजी जाएगी और फिर ये तय होगा कि इस पर आगे क्या कार्रवाई की जाए। लेकिन भारत में जीएम फूड्स की इस्तेमाल की या जीएम सरसों के इस्तेमाल की इजाज़त तो तभी मिलेगी जब सुप्रीम कोर्ट इससे प्रतिबंध हटाएगा। सीबीडीटी की तरफ से एनआरआई टैक्स पेयर को टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं। चर्चा है कि एनआरआई टैक्स पेयर को बिना पैन नंबर दिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस नियम के तहत टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। इस संबंध में जल्दी ही सीबीडीटी की ओर से अधिसूचना जारी होने की संभावना है। सर, कैसे मिलेगा इसका फायदा? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी का नाम की चर्चा आप आमतौर पर दो देशों के बीच में सुनते हैं। इसका फायदा कंपनियों को मिलता है, लेकिन इसका फायदा उन लोगों को भी मिलता है जो किसी ऐसे देश में रह रहे हैं जो देश भारत के साथ दोहरा कराधान टालने की संधि का हिस्सा है। और इस संधि का मतलब ये होता है कि आपको के ऊपर एक ही देश में टैक्स लगाया जाएगा, चाहे आप जिस देश के निवासी हैं या जिस देश में आप कारोबार कर रहे हैं, जहां आपने इनकम अर्न की है। इस व्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौती होती थी कि जो इंडिविजुअल्स या जो व्यक्तिगत लोग ऐसे देश में रहते थे जो डीटीईए के दायरे में आते हैं, उनके रिटर्न फाइल करने में उन्हें समस्या होती थी। उनको एड्रेस के प्रूफ देने पड़ते थे और कई सारी और बाधाएं थी, जिसके कारण उनको इस डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी का लाभ नहीं मिल पाता था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स बेनिफिट्स के नियमों में थोड़ा चेंज किया है और अब इनके फॉर्म भरने की प्रक्रिया को भी आसान किया गया है और इन्हें कुछ थोड़े ही दस्तावेजों के आधार पर इस ट्रीटी के लाभ मिल जाएंगे। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की चीफ माधवीपुरी का कहना है कि रजिस्ट्रेशन की आसान प्रक्रिया के बावजूद देश के करीब 35% निवेश सलाहकार सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। माधवीपुरी ने यह बयान रजिस्टर्ड निवेशक सलाहकारों के संगठन आर्या के कार्यक्रम के दौरान दिया। उन्होंने इंडस्ट्री से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निवेश सलाहकारों को सेबी के साथ पंजीकृत कराएं। सेबी की वेबसाइट के मुताबिक 1314 निवेश सलाहकार उसके साथ रजिस्टर्ड हैं। सर, ये खबर कितनी चौंकाने वाली, चिंता करने वाली है? ये सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली खबर और ख़ासतौर पर आप सबके लिए और उन सारे लोगों के लिए जो सुबह से शाम तक इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब के ऊपर तरह तरह की निवेश की सलाहें मुफ्त में हासिल करते रहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सेबी के पास रजिस्टर्ड सलाहकारों की संख्या केवल 1300 से 1400 है, पर सोशल मीडिया पर सैकड़ों रायचंद बिखरे हुए हैं जो आपको तरह तरह से सलाहें दे रहे हैं। और यहाँ ये जिम्मेदारी हमारी और अब काफ़ी सारे आम लोगों की है कि उन्हें जानना ज़रूरी है कि वो जिस निवेशक सलाहकार से सलाह ले रहे हैं वो सेबी के पास पंजीकृत है कि नहीं। तो पहली चीज़ तो ये जिम्मेदारी है कि पैसा हमारा है तो नुकसान हमें होगा किसी की सलाह से, सेबी की तरफ से ये कहा गया। दूसरी बात है कि अब सेबी ने, वित्त मंत्रालय भी बार बार कह रहा है कि लोगों की सलाह पर निवेश ना करें, सलाह उससे लें जो सलाह देने लायक हो या जिसको सलाह देने का अधिकार हो, नहीं तो अपने तरफ से एनालिसिस करें, जानकारी करें, अपना शोध और रिसर्च करें। इसके बाद इस घोषणा का हम एक मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि सेबी आने वाले समय में और ज़्यादा सख्ती कर सकती है उन लोगों पर जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं है। लेकिन फिलहाल निवेशकों के लिए तो संकेत पर्याप्त है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले अगर किसी की सलाह माननी है तो जांचने की कोशिश करिए कि वो सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है कि नहीं है। सेबी का रजिस्ट्रेशन इतना ज़रूरी क्यों है या इसकी वजह क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है। कोई दूसरा क्यों ऐसा नहीं कर सकता? क्योंकि निवेश सलाह देने के एक अपने नियम हैं, कुछ पैमाने हैं, उसका कुछ एथिक्स है। आप क्या कह सकते हैं, क्या बता सकते हैं, किन चीज़ों को खरीदने की सलाह दे सकते हैं, किन्हें नहीं खरीदने की सलाह दे सकते हैं, कहाँ आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है किसी प्रोडक्ट को खरीदवाने में, किसी स्टॉक में, म्यूचुअल फंड को खरीदवाने में, इसके सबके नियम तय किए गए।
गए। सामान्य निवेशक को पता ही नहीं होता कि उसको किसी चैनल पर आकर कोई गुरु, स्टॉक मार्केट का गुरु जो बता रहा है उसमें उसका अपना कितना इन्वेस्टमेंट है, उसका अपना इसके पीछे क्या इंटरेस्ट छिपा हुआ है। इसलिए भी निवेश सलाह लेते समय सतर्कता ज़रूरी है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी 50% बढ़ा दी है। सब्सिडी को प्रति सिलेंडर 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया है। ये सब्सिडी साल भर में 14.2 किलो के 12 एलपीजी सिलेंडर पर मिलती रहेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 5 विधानसभा चुनाव से पहले ये कदम उठाया गया है। इससे पहले अगस्त में खाना पकाने की गैस के दाम 200 रुपये प्रति सिलेंडर कम कर दिए गए थे। इसके बाद एलपीजी सिलेंडर का दाम घटकर 903 रुपये पर आ गया था। लेकिन उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए एक सिलेंडर का भाव अब 703 रुपये था, वो अब घटकर 603 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 300 रुपये की सब्सिडी उनको मिलेगी। सर, बजट पर कितना बोझ? चुनाव आ गया है, ये इस खबर का मतलब है, इस सूचना का मतलब ये है। बजट पर बोझ इसलिए क्योंकि जब इस साल का जो बजट था उसमें सरकार ने उज्ज्वला में जो सिलेंडर की सब्सिडी और पूरी कुकिंग गैस सब्सिडी के लिए जो आवंटन किया था बजट में, या जो बजट में प्रस्ताव किया था, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा उज्ज्वला सब्सिडी का है। वो करीब 7,680 करोड़ रुपये था और ये गणना 200 रुपये पर सिलेंडर की सब्सिडी के आधार पर की गई थी, जो उस समय रिलेवेंट थी या उस समय जारी थी। अब सब्सिडी बढ़ा दी गई है, इसलिए फर्टिलाइजर एलपीजी सब्सिडी के बिल में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इसकी गणना अभी तत्काल इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि जहाँ से ये लागू होगी और इसके बाद इस साल जितने सिलेंडर सस्ते जाएंगे उसमें उस हिसाब से इसकी सब्सिडी बढ़ेगी। पर सरकार ने चुनाव की तरफ बढ़ते बढ़ते एलपीजी की सब्सिडी, जो पिछले साल तक मार्च तक सरकार की बड़ी सफलता थी, आपने मनी सेंट्रल के कार्यक्रमों में इसमें सुना होगा कि सरकार ने एलपीजी सब्सिडी को बहुत सफलता के साथ मैनेज किया था, कीमतें बढ़ी थी, उस सब्सिडी में अब रियायत देनी शुरू की है और सब्सिडी का बोझ एलपीजी के खाते में बढ़ेगा। और वो ये इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस समय एलपीजी का इंपोर्ट भी भारत में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, जिनका असर भी एलपीजी की कीमतों पर रिफ्लेक्ट होता है, यानी उसी अनुपात में एलपीजी की कीमतें भी बढ़ती हैं। पायलटों की कमी का सामना कर रही एयरलाइन अकासा को अपनी कई रूट्स पर उड़ानें बंद करनी पड़ी हैं। अकासा ने अपने 8 रूट्स पर उड़ान सेवा को बंद किया है और 10 अन्य रूट पर अकासा की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हाल में अकासा के कई पायलटों ने कंपनी को छोड़ दूसरी एयरलाइंस को ज्वाइन किया था। अकासा ने आरोप लगाया कि पायलट ने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया, जिसकी वजह से कंपनी को उड़ानें बंद करनी पड़ रही हैं या ये प्रभावित हो रही हैं। सर, अकासा की उड़ानें बंद होने का और दूसरी एयरलाइंस पर या किरायों पर क्या असर होगा? एविएशन सेक्टर में कुछ ना कुछ शुभम ऐसा हो रहा है जो कि ग्राहक यात्रियों के लिहाज से अच्छा नहीं है। पहले हमने गो फर्स्ट की क्राइसिस देखी और अब अकासा जो कि एक उभरती हुई एयरलाइंस थी उसके साथ वो कुछ गैप भरने की कोशिश कर रही थी, खासतौर से छोटे रूट्स के ऊपर। वहाँ पायलट्स के चले जाने के कारण, पायलट्स के छोड़ने के कारण कंपनी को अपनी उड़ानें कम करनी पड़ी हैं। अक्टूबर में कंपनी की केवल उड़ानें रह गई 754, जो कि इससे पिछले महीने में 945 थी। अहमदाबाद कोच्चि, अहमदाबाद हैदराबाद, अहमदाबाद पुणे, बेंगलुरु हैदराबाद, बेंगलुरु चेन्नई, कोच्चि, इन रूट्स के ऊपर कंपनी को अपनी उड़ानें बंद करनी पड़ रही हैं। यानी ये रूट्स वो हैं जहां आने वाले समय में आप किराए में बढ़ोतरी देखेंगे। तो आप चाहे अगर कोच्चि हैदराबाद ट्रैवल करते हैं, गोवा लखनऊ ट्रैवल करते हैं, गोवा हैदराबाद ट्रैवल करते हैं, ये वो सेक्टर हैं जहां अकासा की उड़ानें थीं और यहाँ से उड़ानें बंद की गई हैं। और इसलिए अब इस मौसम में फिर से विमान किराए की बढ़ोतरी दिखाई देगी। खासतौर से ये ट्रंक रूट्स की उड़ानें हैं, खास बड़े रूट्स की तो नहीं है। अकासा ने अपनी जो प्रमुख शहरों के बीच, मेट्रो के शहरों के बीच उड़ानें, उनको तो जारी रखा है, पर पायलट्स की कमी छोटे रूट्स पर दिखाई दे रही है। हवाई जहाज लीज पर देने वाली कंपनियों को सरकार ने बड़ी राहत दी। एविएशन कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने पर अब विमान के इंजन, एयरफ्रेम और हेलीकॉप्टर से जुड़े लेन देन को आईबीसी प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। बुधवार को इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। आईबीसी के पुराने नियमों की वजह से एविएशन कंपनी गो फर्स्ट के मामले में लीजिंग कंपनियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिस वजह से सरकार अब लीजिंग कंपनियों को ये राहत दे रही है। सर, गो फर्स्ट पर कोई असर होगा इस मामले का, और ये करना क्यों पड़ा सरकार? इस मामले का कोई फायदा फिलहाल, ये जो अभी अधिसूचना जारी हुई है और बैंक्रप्सी कानून में संशोधन किया गया है, इसका फायदा गो फर्स्ट को नहीं मिलेगा क्योंकि वो इस अधिसूचना से पहले आईबीसी में पहुंच चुका है। पर यह काफ़ी संवेदनशील मामला था और पिछले 5-6 महीने से भारतीय बाजार में एविएशन कंपनियों को, एविएशन लीजिंग कंपनियों को
की चुनौतियां बढ़ती जा रही थी। एयरलाइंस डिफ़ॉल्ट होती हैं जब वो आईबीसी की प्रक्रिया के तहत जाती हैं, तो उनकी एसेट्स के तौर पर उनके एयरक्राफ्ट जो उन्होंने लीज पर रखे हैं वो भी उसका पार्ट हो जाते हैं। और इसको लेकर भारत के एविएशन बाजार की छवि पूरी दुनिया में ख़राब हो रही थी। और भारत में एयरलाइंस के जो लीज़ देने वाली कंपनियां हैं उनके बेनिफिट्स या उनके राइट्स को सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। और भारत उस अंतर्राष्ट्रीय संधि का हिस्सा भी नहीं है जिसमें एयरक्राफ्ट लीज पर देने वाली कंपनियों के हित प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो बहुत बड़ा बदलाव है। इस बदलाव का फ़ायदा ये होगा कि लीज़ देने वाली कंपनियां आप कम से कम इस बात को लेकर निश्चिंत हो सकेंगी कि जिस एयरलाइंस को उन्होंने अपने जहाज़ लीज़ पर दिए हैं, अगर वो एयरलाइंस डिफ़ॉल्ट होती है या किसी तरह से अपना कारोबार बंद करती है तो उसके जहाज़ भी वहाँ जाकर फंस नहीं जाएंगे, जहाज़ उन्हें वापस मिल जाएंगे जिनका वो आगे दूसरी जगह इस्तेमाल कर पाएंगे। इंडस टावर ने टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई से कहा है कि बकाया भुगतान की वजह से उसे वोडाफोन आइडिया की कुछ सेवाओं को रोकना पड़ सकता है। इंडस टावर ने यह भी कहा है कि वो अपना बकाया वसूलने के लिए कानूनी रास्ता भी अपना सकती है। कंपनी का कहना है कि वोडाफोन आइडिया लगातार जानबूझकर बकाया चुकाने में देरी कर रही है। बकाया चुकाने में देरी की वजह से कंपनी के कैश फ्लो पर असर पड़ रहा है और उसकी वजह से कंपनी को वित्तीय और परिचालन संबंधी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। सर, उपभोक्ता इस खबर को कैसे समझें? उपभोक्ता इस तरह खबर को इस तरह से समझें कि आपको तो पता नहीं है कि किस इलाके में इंडस टावर है, लेकिन इंडस के लगाए हुए टावर्स जिन भी इलाकों में, वहाँ कभी भी सर्विस बंद हो सकती है। वोडाफोन के मामले में जो चिट्ठी लिखी है, जो सूचना दी है इंडस टावर ने टीआरआई को, वो खासी महत्वपूर्ण संवेदनशील है। इसमें टावर देने वाली कंपनी इंडस टावर वो कंपनी है जो वोडाफोन के बीटीएस और स्विचिंग नेटवर्क के लिए और के लिए टावर उपलब्ध कराती, जहां से सिग्नल आपके फ़ोन तक आते हैं। उसमें अपनी चिट्ठी में इंडस टावर ने कहा है कि वोडाफोन जानबूझकर विलफुली और लगातार डिफ़ॉल्ट कर रही है, यानी उसके का भुगतान नहीं कर रही है। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो दोनों कंपनियों के बीच सहमति, उसका विरोध उसके अगेंस्ट है। आपको याद होगा फरवरी मार्च के दौरान भी एक बार ऐसा मामला आया था जब इंडस टावर और वोडाफोन के बीच में रिश्ते यहाँ तक पहुँचे थे कि नेटवर्क बंद होने की नौबत आई थी, लेकिन उसके बाद उसे संभाल लिया गया था। लेकिन अब फिर ये नई चुनौती दिखाई दे रही है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि कई जगह वोडाफोन की सर्विसेज पर असर पड़ सकता है। वोडाफोन के पास करीब 228 मिलियन के आसपास कस्टमर्स हैं इस समय। इंडस टावर नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा है। इंडस टावर की सेवा के नेटवर्क के सहारे वोडाफोन की सेवाएं देश के कई हिस्सों में जाती हैं। आईटी और कम्युनिकेशन पर संसद की स्थायी समिति ने दिग्गज सोशल मीडिया कंपनियों को मुंबई में पेश होने के लिए कहा है। इन कंपनियों से कई मुद्दों पर बात होगी। फेसबुक, ट्विटर और एक्स सहित सभी सोशल मीडिया कंपनियों को 9 अक्टूबर के दिन समिति के सामने मुंबई में पेश होने के लिए कहा गया है। सर, किन मुद्दों पर ये चर्चा हो सकती है पार्लियामेंट कमेटी की ओर? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने देश की प्रमुख कंपनियों को बुलाया है ये जांचने के लिए कि पहली चीज़ तो ये कि उनके कारोबार में मोनोपोली की एकाधिकार की गतिविधियाँ कैसी हैं। आपको पता है कि सारी कंपनियाँ जिनको बुलाया गया ये वस्तुतः मोनोपोली ही हैं, डिजिटल मोनोपोली हैं, चाहे वो फेसबुक हो या वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, लिंक्डइन हो, ये अपने अपने बाजार की इकलौती कंपनियां हैं। तो ये पहल है, इसी पहली बार ऐसा हो रहा है जब संसद की स्थायी समिति डिजिटल मोनोपोलीज को लेकर थोड़ी गंभीर दिखाई दे रही है और इस पर बातचीत शुरू हो रही है। इस पर सवाल जवाब इनसे किए जाएंगे मोनोपोलीज को लेकर। दूसरी और महत्वपूर्ण चीज़ें जिन पर चर्चा होगी वो कंटेंट रिलेटेड मामले होंगे कि जो आम लोगों का कंटेंट है, उनकी सूचनाएं और उनकी जानकारियां हैं, उनकी शेयरिंग कैसे की जा रही है। ये मीटिंग इस दृष्टि से भी और महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार नया डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आई है। उस बिल के भी कई सारे प्रावधान हैं जिनको लेकर आईटी कंपनियों में काफ़ी सनसनी और बेचैनी भी है, जिन्हें लागू किया जाना है। इस सूरत में इस बैठक की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। इस बैठक से पता चलेगा कि सरकार की संसदीय समिति और संसदीय समिति में खासतौर से जो सांसद हैं वो डिजिटल मोनोपोलीज के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके के सवाल जवाब करते हैं। लंबे समय तक ऊपरी स्तर पर बने रहने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अब गिरावट देखने को मिल रही है। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $85 के भी नीचे आ गया है। रूस की तरफ से डीजल पर प्रतिबंध हटने की संभावना से कच्चे तेल की कीमतों में ये नरमी आई है। इस बीच ओपेक प्लस देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन की रणनीति में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया है। सर, ओपेक की बैठक हो गई, उससे जो आउटकम मिले उनकी रोशनी में अगर देखा जाए तो अब आपको क्या दिखता है, क्रूड का बाजार किस दिशा में जा सकता है? इस बैठक में ओपेक के देशों ने उत्पादन में बढ़ोतरी का कोई फैसला नहीं किया, कटौती का कोई फैसला नहीं किया। जो 1 मिलियन पर बैरल की सहमति थी वो लागू करने की बात सामने रही और इसे जारी रखा गया। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग
कम होने और महंगाई का असर दिखाई दे रहा है, इसलिए ओपेक देशों की तरफ से इस बात की तैयारी आने वाले समय में की जा सकती है कि यदि कीमतें एक निर्धारित स्तर से नीचे जाती हैं तो उत्पादन में एक और कटौती की जाए, जिसका स्कोप खोलकर रखा गया है। हालांकि तात्कालिक तौर पर अभी ओपेक देश अगले 15 दिन तक 20 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस तरीके की गतिविधियां हैं इसका इंतजार करेंगे। बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरने की एक वजह तो ये थी कि ओपेक के देशों की तरफ से यथास्थिति बनाकर रखी गई, कोई बड़ा फैसला नहीं आया। दूसरी चीज़ है कि अमेरिका से जो तेल भंडारों के आंकड़े आए थे वो भी अच्छे थे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की भी कमी थी। लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि कच्चे तेल की कीमतों को सऊदी अरब और रूस 90 और $95 के बीच में ही रखना चाहेंगे, इसलिए इस बात की संभावना है कि आने वाले समय में उत्पादन में कटौती की एक और घोषणा हो सकती है अगर कीमतें एक निर्धारित स्तर से नीचे चली जाती हैं तो। लंबे इंतजार के बाद भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता इस महीने घोषित हो सकता है। दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर इसी महीने के अंत तक हस्ताक्षर कर सकते हैं। समझौते पर अंतिम मोहर लगाने के लिए यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अक्टूबर अंत में भारत आ सकते हैं। समझौता पिछले साल दिवाली पर पूरा होना था, लेकिन यूके में राजनीतिक उथल पुथल की वजह से इसमें देरी हुई। अब 1 साल बाद ये समझौता फाइनल होने जा रहा है। सर, मान लें कि अब आ गई आखिरी घड़ी और अब समझौता हो जाएगा। दोनों तरफ से बातें आ रही हैं सर। भारत की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें ऐसा पता चल रहा है कि जो भी विवादित विषय थे निवेश को लेकर और जो सेवाओं को लेकर, लोगों की आवाजाही को लेकर, उन्हें सुलझा लिया गया है। लेकिन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को लेकर कुछ चीज़ें अभी बनी हुई हैं, जबकि यूके की तरफ से कहा गया है कि अभी बातचीत जारी है। इंपॉर्टेंट चीज़ें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर और कुछ खास उत्पादों के आयात निर्यात को लेकर भारत और ब्रिटेन के बीच असहमति आ रही हैं इस एफटीए में, और लोगों की आवाजाही को लेकर भी एक मुद्दा है जिस पर सहमति अभी तक नहीं बनी है। लेकिन यदि ये ऐसा संकेत है कि ये भारत और ब्रिटेन का मुक्त व्यापार समझौता अब दस्तखत की मेज तक आ गया है तो एक बड़ा घटनाक्रम होने वाला है भारत और ब्रिटेन के एफटीए के बीच में। पर इसमें एक चीज़ हमें देखनी होगी कि इस एफटीए में के हिस्से में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्योंकि भारत ने हाल फिलहाल में कुछ एफटीए साइन किए हैं। उन एफटीए में कुछ अंतरिम एफटीए भी हैं। तो क्या ये अंतरिम एफटीए होगा या फुल फ्लेजेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि यूरोप के किसी देश के साथ इस तरीके के एग्रीमेंट पर पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से पूरी दुनिया के बॉन्ड बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका, यूरोप और जापान के बॉन्ड्स में तेज हलचल है। बॉन्ड बाजार में हलचल बढ़ने से पूरी दुनिया के पूंजी बाजारों में इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच अमेरिका में बॉन्ड यील्ड 16 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़कर 4.88% पर आ गई है। सर, बॉन्ड बाजार में इस बेचैनी का शेयर बाजारों पर किस तरीके का असर देखने को मिल सकता है? आमतौर पर बॉन्ड मार्केट और शेयर मार्केट एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, और अब बॉन्ड बाजार एक तरह से दुनिया के इन्वेस्टर सेंटिमेंट को रूल कर रहे हैं या लीड कर रहे हैं। हालांकि कल हमने थोड़ी बॉन्ड यील्ड में कमी देखी, उसलिए अमेरिका के बाजारों में थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दी, भारत के शेयर बाजार भी थोड़े संभलते दिखाई दिए। पर जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू है दुनिया के बाजार में, वो बॉन्ड्स को लेकर बदला हुआ है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दरें लंबे समय तक ऊँची रहनी है, महंगाई की नई संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं और डॉलर इंडेक्स ऊपर है। तो बॉन्ड को लेकर अब एक खास किस्म की तैयारियां बाजार में शुरू हो गई हैं कि जब तक कि बॉन्ड मार्केट कूल डाउन नहीं होता, यील्ड्स संतुलित नहीं होती, तब तक शेयर बाजारों में निवेश हमेशा जोखिम भरा रहेगा। तो यहाँ से ऐसा माना जा सकता है कि दुनिया के शेयर बाजारों के लिए, वित्तीय बाजारों के लिए एक उबड़ खाबड़ सड़क पर यात्रा शुरू हो रही है। जैसे जैसे महंगाई के आंकड़े ऊपर नीचे होंगे, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर नीचे होंगी, शेयर बाजार लड़खड़ाते रहेंगे और ये चुनौतियाँ चारों तरफ महसूस की जा रही। भारत में भी बॉन्ड यील्ड्स की ऐसी ही स्थिति दिख रही है। इस बीच भारतीय शेयर बाजारों को लेकर दुनिया के बड़े ग्रुप गोल्डमैन ने एक चेतावनी दी है। वैश्विक स्तर पर दिक्कतें और भारत में शेयर बाजार में वैल्यूएशन काफ़ी महंगी होने की वजह से शॉर्ट टर्म में भारतीय शेयर बाजारों को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है। ये चेतावनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भारत में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव देश की आर्थिक नीति और आर्थिक सुधारों पर असर डाल सकते हैं। जहाँ इस साल शेयर बाजार में काफ़ी तेज़ी देखी गई है, निवेशक लगातार सावधान हो रहे हैं। गोल्डमैन के इस रुख के बीच विदेशी निवेशकों ने सितंबर में कुल मिलाकर 2.3 अरब डॉलर की कीमत के भारतीय शेयर बेचे हैं, जबकि इससे पहले लगातार 6 महीने विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में जमकर खरीदारी की। सर, इस चेतावनी का क्या मतलब है?
तीन महत्वपूर्ण बातें गोल्डमैन सैक्स की इस चेतावनी में भारत के निवेशकों के लिए और बाजारों के लिए समझने जैसी हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय शेयर बाजार में वैल्यूएशन ऊंचे हैं। आपको पता है भारतीय शेयर बाजारों ने भी हाल में अपनी ऊंचाइयां छुई हैं। सबसे दोनों सूचकांक सबसे ऊंचाई के बाद नीचे आए हैं और काफ़ी सारे जो उप सूचकांक हैं, सब इंडेसेस हैं, वो भी ऊंचाई पर रहे हैं। तो वैल्यूएशन की साइड से या शेयरों की कीमत के आधार पर तो भारतीय बाजार महंगे हैं। ये बात गोल्डमैन सैक्स ने अपने आकलन में कही है। और उसे भी आप भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर की रोशनी में देखें, जो कि 6.3% के आसपास रहने वाली है, तो उस हिसाब से चुनिंदा कंपनियों की कीमतें सीमा से अधिक महंगी हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके का घटनाक्रम है, बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया, बॉन्ड यील्ड का असर दुनिया के बाजारों पर है, डॉलर की मजबूती का असर भारतीय करेंसी पर है। एक ये भी फैक्टर है जो दुनिया के विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार में आगे बढ़ने से रोकेगा, और हमने वो बिकवाली भी देखी है लगातार एफआईआई की। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि अब भारत में राजनीतिक रूप से उथल पुथल का दौर चक्र शुरू हो रहा है। चुनाव शुरू हो रहे हैं राज्यों के विधानसभा के, और उसके बाद लोकसभा का चुनाव आएगा। चूंकि अर्थव्यवस्था में मैक्रो इकोनॉमी के स्तर पर बहुत अच्छी या बहुत उत्साहवर्धक तस्वीर नहीं है, यथास्थिति है, बड़ी ग्रोथ नहीं दिख रही है। ऐसी स्थिति में विदेशी निवेशकों की सतर्कता बढ़ती जा रही है, और उस सतर्कता का जो प्रकट स्वरूप था वो हमको इस भविष्यवाणी में दिखाई दिया, इस आकलन में दिखाई दिया। पर व्यवहारिक रूप से गोल्डमैन सैक्स के कहने से पहले से ही विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में बिकवाली शुरू कर चुके हैं। देश में पहली बार लग्जरी घरों के लिए मांग सस्ते घरों के मुकाबले ज़्यादा रही। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर तिमाही के दौरान देश में 8 बड़े शहरों की अगर घरों की डिमांड देखी जाए तो 12% बढ़ी है। लेकिन इस डिमांड को बढ़ाने में लग्जरी घरों का योगदान ज़्यादा है। लग्जरी घरों की मांग 39% बढ़कर 28,642 घरों की रही, जबकि सस्ते घरों की मांग सिर्फ 10% टूट गई है। 10% की गिरावट और 39% का उछाल। ये आप देखिए, इससे समझ आ जाएगा कि लग्जरी घरों की मांग लगातार बढ़ रही है। कुल 24,143 घर की मांग रही अगर सस्ते घरों की देखें। सितंबर तिमाही में मध्यम वर्ग आय वर्ग के लिए बनने वाले मकानों की बिक्री भी 14% बढ़ी है। 1 करोड़ से ऊपर की कीमत के घरों को लग्जरी माना जाता है, जबकि 50 लाख से कम कीमत वाले घरों को अफोर्डेबल कहा जाता है। 50 से 1 करोड़ के घरों को मध्यम आय वर्ग के घर माना जाता है। सर, बाजार के लिए ये संकेत कैसे हैं? रियल एस्टेट बाजार के लिए संकेत अच्छा नहीं है और आप इसे हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़ों को आप भीतर से जब खोल कर देखें तो समझ में आएगा। मोटे तौर पर आपको दिखाएगा कि भारत में मकानों की बिक्री या मांग बढ़ रही है, सुर्खियों में दिखाई देता है। पर आपको याद होगा कि मनी 9 पर हमने विस्तार से रियल एस्टेट बाजार में क्या होने वाला है ये कुछ महीने पहले आपको बताया था, और वो नतीजा आपके सामने अब निकल कर आ गया है। हमने बताया था कि भारत के रियल एस्टेट मार्केट में या हाउसिंग मार्केट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है, और उस शिफ्ट का नतीजा आपके सामने है। आंकड़ों को गौर से करीब से देखिए। आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में लग्जरी मकानों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। कितने मकान बिके हैं? एक क्वार्टर में 28,000 के आसपास 10,000 मकानों की मंथली की बिक्री दिख रही है। 1 करोड़ से ऊपर के मकान है। वॉल्यूम में इनकी संख्या कम है, वैल्यू में इनकी संख्या बड़ी है। 50 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से ऊपर के मकानों की बिक्री ये बता रही है कि भारतीय बाजार का, भारत का रियल एस्टेट सेक्टर, भारत का हाउसिंग सेक्टर, भारत का हाउसिंग लोन सेक्टर और उसके साथ जितनी एंसिलरी इंडस्ट्री थी, जिस बाजार के लिए बनी थी, तैयार हुई थी, वो बाजार अब खत्म हो चुका है, और पूरा का पूरा रियल एस्टेट मार्केट शिफ्ट होकर अब 50 लाख और उससे ऊपर के मकानों तक पहुंच गया है। और ये बड़ा स्विच है, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट ग्रॉसरी मार्केट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट नहीं है। यहाँ बदलाव आते हैं और लंबे समय तक स्थायी साबित होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आज मकान की मांग गिरी और कल वापस लौट आएगी। पिछले 2 साल के भीतर, 3 साल के भीतर क्रमशः रियल एस्टेट डेवलपर्स ने और बाजार ने अपना रुख बदल दिया है। इसलिए शहर के उन इलाकों में, जिस इलाके में आप रहते हों, अगर आप महानगरों के आसपास रहते हैं, जिन इलाकों में पहले सस्ते मकान दिखते थे, जहां 35-40 लाख रुपए के मकान बेचने के लिए बोर्ड लगाए जाते थे, प्रचार किया जाता था, अब वो सब कुछ बंद हो चुका है। उन्हीं इलाकों पर में महंगी और 50 लाख और 1 करोड़ से ऊपर के मकान बिक रहे हैं, जिनकी बिक्री दूसरे तरीके से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को की जा रही है। तो बड़ा शिफ्ट है भारत के बाजार में, और इसलिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मकानों की सारी रियायतें, कोशिशें और लोगों को मकान देने की कोशिशें तो सस्ते मकानों के लिए थी। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार सब्सिडी देती है। रेरा जैसी संस्थाओं को इसलिए बनाया गया था कि अफोर्डेबल हाउसिंग को सस्ता करे। लेकिन यहाँ से, और ये अर्थव्यवस्था के पहिए में
में जो डिमांड का सबसे बड़ा हिस्सा उसके सिकुड़ने का भी संकेत है। इससे विस्तार से उस इकोनॉमी का मैं आपको बता चुके हैं कि भारत में सस्ते मकान बिकेंगे तो तो भारत की अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा। उसे आप मनी 9 के ऐप पर प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक भी हम यहाँ देंगे साथ में। बिल्कुल सर, अगर सस्ते मकान नहीं बिक रहे हैं तो इसका जो दूसरा हिस्सा है किराए के मकान, उन पर क्या असर होगा? अब ये दूसरा बाजार है जहां से नई महंगाई उभरने वाली है, क्योंकि वो लोग जो मकान खरीद सकते थे या जिनको खरीदना था मकान, उनकी क्षमता से बाहर निकल गए और सस्ते मकानों की खरीदने की क्षमता नहीं बची। वजह ये कि एक तो ब्याज दरें काफ़ी ऊंची हैं, दहाई के अंकों में होम लोन की रेट्स हैं, लोग खरीद नहीं सकते। दूसरा, सस्ते मकान सस्ते रहे ही नहीं, क्योंकि 35 लाख रुपए से नीचे, 40 लाख रुपए से नीचे के मकान अब शहरों के पास उपलब्ध नहीं है, और शहरों से दूर जहाँ बन रहे हैं वहाँ वो सुविधाएँ नहीं है। शहरों के आसपास प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ गए हैं और इसलिए बिल्डर उस प्रॉपर्टी के प्राइसेस को देखते हुए वहाँ आप प्रीमियम हाउसिंग क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, जहाँ 1 करोड़ रुपए, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के मकान मिलना शुरू हों। तो ऐसी पॉपुलेशन है, ऐसी आबादी, उसे सर पर छत तो चाहिए ही, तो वो अब किराए के मकानों की तरफ मूव करेगी। तो भारतीय बाजार में मकान के किराए बढ़ने का दौर अब शुरू होगा, क्योंकि इसके बाद जो मध्य वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग है, जो अपने सर पर एक छत ढूंढ रहा था, जब वो नहीं खरीद पाएगा तो किराए के मकान में रहेगा, और इसलिए किराए के मकानों की डिमांड भी आने वाले समय में बढ़ेगी और भारत में महंगाई के सूचकांक में किराए में बढ़ोतरी भी रिफ्लेक्ट होगी। हालांकि ये प्रक्रिया पिछले 6 महीने 8 महीने से शुरू हो चुकी है, मकान के किराए बढ़ना शुरू हो गए हैं, लेकिन अब ये और ज़्यादा स्थायी होता हमें दिखाई देगा। घरेलू स्टील कंपनियों की तरफ से रेल के पहियों की सप्लाई घटने के कारण रेलवे को ज़रूरत पूरा करने के लिए पहियों का इंपोर्ट करना पड़ रहा है और संभावना जताई जा रही है कि इस साल रेलवे की तरफ से इंपोर्ट बढ़ सकता है। हाल के दिनों में चीन से करीब 8000 रेलवे पहियों का इंपोर्ट हुआ और आने वाले दिनों में अतिरिक्त 9000 पहियों का इंपोर्ट भी हो सकता है। सर, चीन पर रेलवे की निर्भरता कितनी ज़्यादा है? भारतीय रेलवे के भीतर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब निकलकर धीरे धीरे सामने आ रही हैं। भारतीय रेलवे के नेटवर्क में हाल फिलहाल में जो विस्तार किया गया, नई ट्रेनें लॉन्च की गई या वंदे भारत या नए कोचेस लाए गए, उनमें जो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनके पास व्हील्स और जो स्ट्रक्चर और गियर्स हैं वो भारत में नहीं बनते। आंकड़ा ये बताता है कि लगभग भारत में करीब जो ज़रूरत है व्हील्स की, वो 2022-23 का आंकड़ा मैं चेक कर रहा था, करीब 80,000 व्हील्स, 520 करोड़ रुपए के 80,000 व्हील्स और पहिए इंपोर्ट किए गए, और इसमें से अधिकांश इंपोर्ट चीन और रूस से हुआ। अब चुनौती है कि रूस में उत्पादन बंद होने के बाद, प्रतिबंध लगने के बाद रूस से इंपोर्ट होना और भी कम हो गया, तो अब भारतीय रेल पूरी तरह चीन के पहियों पर निर्भर हो गई, क्योंकि अधिकांश हिस्सा अब रेल के पहियों का चीन से आना शुरू हुआ। भारत की जो अपनी इंटरनल फैक्ट्रीज हैं वो पहियों का उतना उत्पादन नहीं कर पा रही हैं जितनी ज़रूरत रेलवे को आधुनिकीकरण और आधुनिक बनाने के लिए है। पिछले 1 साल 1.5 साल में सरकार ने कोचेस भी बदले हैं, रेल मंत्रालय ने ट्रेन की स्पीड बढ़ाने की भी कोशिश की है, हाई स्पीड और मिडिल स्पीड ट्रेनें लाई जा रही, उनके लिए भारत में पर्याप्त उत्पादन क्षमता नहीं है। मेक इन इंडिया की तमाम कोशिशें हुई, टेंडर भी आए, उत्पादन की कोशिशें भी चल रही हैं, कुछ कंपनियां उत्पादन कर भी रही हैं, लेकिन फिलहाल भारत में सेल सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है जो करीब 40,000 व्हील्स के आसपास की आपूर्ति करती है। बची हुई बाकी आपूर्ति दूसरी कुछ छोटी स्टील कंपनियां करती हैं। अधिकांश आपूर्ति के लिए भारत रेल के पहियों के लिए चीन पर निर्भर है। सर, दूसरा हिस्सा ये कि ये क्षमताएं भारत में क्यों नहीं बन पाती हैं? पहली चीज़ तो है कि स्टील मेकिंग और व्हील्स बनाने की क्षमताओं को बनने में लंबा समय लगता है। भारत में चूंकि डिमांड काफ़ी तेज़ी से निकली, कंपनियां उसके लिए तैयार नहीं कर पाई। एक टेंडर भी आया था हाल फिलहाल के में, जिसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत फोर्ज और कुछ कंपनियों ने बिड भी किया था। इसमें एक कंपनी को सिलेक्ट भी किया गया था जिसे भारत में पहियों के निर्माण की क्षमता बनानी है और उसे लगाना है, लेकिन उस प्रक्रिया में देर हो रही है। और चुनाव के करीब सरकार तेज़ी से ट्रेनें भी शुरू करना चाहती है, नए रूट्स भी खोलना चाहती है और उन पर हाई स्पीड ट्रेनें भी लाना चाहती है। तो फिलहाल चीन के सहारे ही भारत की ट्रेन को कुछ समय तक तो चलना ही पड़ेगा, चीन के पहियों के आधार पर। इसीलिए जो आंकड़ा आपको शुभम ने बताया कि रेलवे ने अभी तत्काल अपने इंपोर्ट को बढ़ाने की तैयारी की है, जिससे कि ट्रेनों के लॉन्च करने का और ट्रेनों को रिपेयर करने और बदलने की प्रक्रिया में देरी ना हो। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। JSW ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल ऑटो कारोबार में उतरने जा रहे हैं। सज्जन जिंदल की कंपनी और चीन की सियाक मोटर्स के बीच MG मोटर इंडिया को लेकर डील हुई है, जिसके तहत MG मोटर इंडिया जिंदल की कंपनी की हिस्सेदारी
51% हो सकती है और चीन की कंपनी सियाक की हिस्सेदारी 40% रह सकती है। इस डील के तहत एमजी मोटर इंडिया की कुल वैल्यू $1 अरब होने का अनुमान है। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बैटरी के कारोबार में उतर गई है। कंपनी ने बुधवार को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए तैयार की गई स्वैपेबल बैटरियों का प्रदर्शन किया। रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से जिन बैटरियों का प्रदर्शन किया गया है वे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अलावा इन्वर्टर के जरिए भी घरों में इस्तेमाल हो सकती हैं। बैटरी को रिलायंस ने स्वैप स्टेशन का चार्ज किया जा सकेगा। इसके अलावा घर पर सोलर सिस्टम से भी बैटरियों को चार्ज किया जा सकता है। 7 सितंबर यानी शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 52वीं मीटिंग होने जा रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लगने वाले 18% जीएसटी और 5% करने का फैसला किया जा सकता है, इसको घटाया जा सकता है। इसके अलावा बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में इंश्योरेंस से लेकर ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को लेकर भी चर्चा हो सकती है। नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रा फंड यानी NIIF ने $60 करोड़ का फंड भारत जापान फंड शुरू किया है। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी JBIC के साथ भागीदारी है। इस फंड में JBIC और भारत सरकार एंकर निवेशक होंगे। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया गया बयान ये बताता है कि ये फंड पर्यावरण स्थिरता और कम कार्बन उत्सर्जन की रणनीतियों पर निवेश केंद्रित करेगा। इसके अलावा ये भारत में जापान के निवेश को और बढ़ाने के लिए पसंद भागीदारों के भूमिका भी निभाएगा। सर, कोई टिप्पणी आपकी? सबसे महत्वपूर्ण खबर सज्जन जिंदल का ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रवेश है। ये करीब 1.2 से 1.5 बिलियन डॉलर की डील होने वाली है जो सज्जन जिंदल के ग्रुप और चीन की सियाक मोटर्स के बीच में होनी है। करीब 12,000 करोड़ के आसपास की डील मानी जा रही है। इसके 2 महत्वपूर्ण मतलब हैं जो समझना ज़रूरी है। पहला मतलब ये कि इस डील के साथ चीन की एक ऑटोमोबाइल कंपनी भारत में आ रही है आधिकारिक रूप से। कंजर्वेटिव पुरानी व्यवस्था वाली जो ऑटोमोबाइल कंपनियाँ हैं, हालांकि MG यूरोप का ब्रांड है जिसको चीन की कंपनी ने अधिग्रहण किया था। तो चीन की किसी कंपनी का सीधा भारत में पहला आगमन हो रहा है किसी कार कंपनी का। इससे पहले जो कंपनियां आई हैं वो BYD जैसी कंपनियां जो डीलरशिप के माध्यम से आई हैं, पर एक भारतीय घराना एक चीन की कंपनी के साथ आ रहा है जिसमें अभी जो संकेत मिल रहे हैं, जैसा शुभम ने आपको बताया कि चीन की कंपनी की हिस्सेदारी ज़्यादा बड़ी रहने वाली है, भारतीय कंपनी भारत के JSW समूह की या जिंदल समूह की हिस्सेदारी कम रहने वाली। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव इस घटनाक्रम का यह है कि भारत में एक और भारतीय घराना लंबे समय के बाद अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ रहा है। भी आमतौर पर भारत में 2 औद्योगिक घराने हैं बड़े जो भारतीय कंपनियां हैं, जो भारतीय घराने हैं, महिंद्रा और टाटा, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में सक्रिय हैं। बिरलाज और किलाचंद ग्रुप्स बाजार से बाहर हैं क्योंकि उनके पास जो पुरानी कंपनियां थी उनके पास उतने मॉडल नहीं हैं। इसके अलावा भारतीय बाजार में जितनी ऑटोमोबाइल बेचने वाली कंपनियां वो आमतौर पर विदेश की कंपनियां हैं जिन्होंने भारत में निवेश किया है। एक भारतीय घराना एक ऑटोमोबाइल सेक्टर के में प्रवेश कर रहा है। तो ये दिलचस्प घटनाक्रम है भारतीय बाजार के लिए, चीन के भारतीय बाजार में ऑटोमोबाइल बाजार में आने को लेकर और एक नए प्रवेश को लेकर। ये आने वाले समय में खबर हमारे ऑब्जर्वेशन में रहेगी। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक ज़रूरी बात बता दें, कल हेलो मनी 9 बड़ा खास रहने वाला है क्योंकि खास मेहमान गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अगर कोई सवाल आपका है तो 9311121874 पर भेज दीजिए, टीम आपसे कनेक्ट होगी और गौरांग शाह जी से आपकी सीधी बात कराएगी और आपके शेयरों पर उनकी सलाह लेगी। दूसरी बात यह है कि श्रीकांत चौहान इस बार स्टॉक सेंट्रल में हमारे साथ आएंगे। गोल्डमैन ने चेतावनी दी है, बाजार में उथल पुथल है, निफ्टी रिकॉर्ड स्तर से अब करीब 400-500 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, डेट मार्केट में हलचल मची हुई है, चुनाव सामने खड़े हैं, गोल्डमैन चेतावनी दे रहा है। इन सब के बीच आपकी रणनीति क्या हो, आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, ये मैक्रोज उन्हें कैसे प्रभावित करेंगे, कौन से सेक्टर कौन से शेयरों पर निगाह रखें, ये सब कुछ आपको बताएंगे श्रीकांत चौहान इस हफ्ते के स्टॉक सेंट्रल में। तो ज़रूर देखिए, इस हफ्ते बारी है स्टॉक सेंट्रल की और इस बार के स्टॉक सेंट्रल में मेहमान भी खास हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त मुझे, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम वो दिवार